हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। आज से हम रिवीजन करेंगे प्रीलिम्स पर्पस के लिए। आज हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से 147 में आता है। वहीं हाई कोर्ट पार्ट 6 में आर्टिकल 214 से लेके 231 में आता है। सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने की अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और इसका कंपोजिशन में क्या होता है? एट प्रेजेंट 34 जजेस है, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जजेस। ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ 8 थी। इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। वहीं अगर हम हाई कोर्ट को देखें तो इसका कंपोजिशन में क्या है? हर एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और जजेस होंगे, और इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। याद रखना, यहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल होता है, गवर्नर का नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट के लिए कोई भी स्ट्रेंथ डिफाइन नहीं किया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है तो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर कौन डिसाइड कर रहा है? प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा है, ना कि पार्लियामेंट और ना ही गवर्नर और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर। कौन डिफाइन कर रहा है? प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ओके, अब अपॉइंटमेंट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कैसे अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करता है। लेकिन इसमें सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ही कंसल्टेशन नहीं होती है, उसके साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते हैं। और यहाँ पर जो कंसल्टेशन होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, वो क्या है? ओब्लिगेटरी है, माननी ही पड़ेगी। कंसल्टेशन थी, उससे रिलेटेड कुछ केसेस आए थे। किस लिए आए थे केसेस? कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा, क्या वो बाइंडिंग है या नहीं। उससे रिलेटेड हमने 3 केसेस देखे थे। फर्स्ट केस आया, उसमें क्या बोला गया? जो सीजीआई एडवाइस करेगा वो बाइंडिंग नहीं होगी। सेकंड केस आया, वो बोलता है कि बाइंडिंग होगी और 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रूल नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड केस आया, उसमें बोला जो एडवाइस होगी वो बाइंडिंग होगी, और उसमें हमने एक कोलिजियम बना दिया। उस कोलिजियम में 4 जज होंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और जो भी वो रिकमेंडेशन देगा वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पर। ठीक है। थर्ड केस में ये चीज़ भी बोली गई थी, अगर ये जो कोलिजियम में 2 जज का भी ओपिनियन डिफर करेगा तो वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास सेंड नहीं की जाएगी। ओके, अच्छा। और जो भी सीजीआई को अपॉइंट किया जाएगा वो कौन होगा? सीनियर मोस्ट जज होगा। ये चीज़ स्टार्टिंग से चलती हुई आ रही थी, लेकिन बीच में वॉयलेट किया गया है। एक तो 1973 में वॉयलेट हुई है ये चीज़ें, और 1977 में। ठीक है। और हाई कोर्ट में देखे अपॉइंटमेंट का, तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसमें भी कोलिजियम बनाया जाता है। उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, और 2 हाई कोर्ट के जज होंगे, प्लस गवर्नर के साथ कंसल्ट किया जाएगा। ठीक है। अब हम क्वालिफिकेशन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन देखते हैं। क्वालिफिकेशन में क्या होता है कि वो इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, वो जज होने चाहिए 5 साल के लिए हाई कोर्ट के अंदर, या फिर वो एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट में 10 साल के लिए, या फिर वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। ठीक है। वहीं अगर हम हाई कोर्ट में देखें तो क्या क्वालिफिकेशन है? वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या फिर उन्होंने जुडिशियल ऑफिस वो हेल्ड करते हो 10 साल के लिए, या वो एडवोकेट हो हाई कोर्ट के 10 साल के लिए। तो वो इंसान क्या बन सकता है? हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रोविज़न जो हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था वो नहीं होता है। कौन सा? यहाँ पर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। ये प्रोविज़न हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन इनकी मिनिमम एज भी प्रिस्क्राइब नहीं करता है। सेम हाई कोर्ट में भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं की हुई है, और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके कोई फिक्स टेन्योर बताया है। ठीक है। अब ओथ और अफर्मेशन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। हाई कोर्ट के केस में देखें तो ओथ कौन दिलवा रहा है? गवर्नर दिलवा रहा है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लोग मिस्टेक कराएंगे जल्दबाजी में। वो या तो वो क्या करते रहेंगे, देखेंगे कि हर चीज़ हर रोल प्रेसिडेंट का होता है, तो ओथ में भी वो प्रेसिडेंट टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो ओथ होती है वो गवर्नर दिलवाता है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नर का हाई कोर्ट के केस में यही रोल होता है कि वो जजेस को ओथ दिलवाता है। नेक्स्ट सैलरी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की। जो भी सैलरी होगी, जो भी पेंशन होगा, वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा? पार्लियामेंट बताएगा, और उसको कहाँ से चार्ज किया जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया जाएगा। एक बार इनकी सैलरी जो फिक्स हो गई उसके बाद उसको डिक्रीज नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी।
अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही है तो यहाँ पर जजेस की सैलरी पर इफ़ेक्ट आता है। यहीं हम हाई कोर्ट के केस में देखें तो इसकी जो सैलरी होगी वो डिसाइड कौन करेगा, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। और जो पेंशन होगी वो कहाँ से चार्ज की जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और सैलरी कहाँ से चार्ज की जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। अब टेन्योर देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का टेन्योर देखेंगे। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं बताया है, लेकिन 3 प्रोविज़न है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्या कि वो जो ऑफिस है वो 65 ईयर्स के लिए होल्ड कर सकते हैं उनकी। और जो भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको कौन डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। इसकी अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास होगी। और वो किसी भी वक्त रिज़ाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, और उनको रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। कैसे, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन से। और इससे रिलेटेड एक PYQ आया हुआ है रिमूवल से रिलेटेड। तो एक बार हम रिमूवल प्रोसेस देख लेते हैं। प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे कैसे, जब पार्लियामेंट रिजोल्यूशन पास करेगा सेम सेशन में। मान लो अगर विंटर सेशन स्टार्ट हुआ है, अगर विंटर सेशन में रिजोल्यूशन स्टार्ट किया है जज को रिमूव करने का, अगर इसी सेशन के अंदर वो पास कर दिया गया तो जज को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सेम सेशन में उसको पास करना होगा। और पास कैसे किया जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी कौन सी, टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। और किस ग्राउंड पर उसको रिमूव किया जाता है, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सो इससे रिलेटेड पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, जज इंक्वायरी एक्ट 1968। तो यहाँ पे देखो, अगर किसी जज को रिमूव करना है तो एक मोशन लेके आया जाएगा। वो मोशन लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लेके आया जा सकता है। अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 लोग उसको साइन करके देंगे कि हाँ हम इस जज को रिमूव करने के लिए एग्री करते हैं। ठीक है, और अगर राज्यसभा में लेके आया जा रहा है तो 50 लोगों के साइन चाहिए होते हैं। उसके बाद अगर लोकसभा में स्टार्ट किया है तो वो स्पीकर के पास जाएगा। स्पीकर या तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा या वो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, और अगर राज्यसभा में लेके आया जा रहा है तो चेयरमैन के पास जाएगा। चेयरमैन सेम उसको एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया है PYQ में, उसमें ये स्टेटमेंट दी हुई थी कि अगर एक बार वो रेजोल्यूशन साइन कर दिया तो स्पीकर को उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। तो वो स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई थी, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और एक बार अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो एक 3 मेंबर की कमेटी बैठाई जाती है। उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होते हैं। उसके बाद जो ये कमेटी होती है वो इंक्वायरी करती है, और अगर जज गिल्टी पाए जाते हैं तो उस रिजोल्यूशन को, उस मोशन को कंसीडर किया जाता है हाउसेज के थ्रू। सो अब हाउसेज में से उसको पास कराना होता है। कैसे, कौन सी मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से, टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग के थ्रू। ओके, और इसको दोनों हाउस से अलग अलग पास करवाना होता है। और अगर ये दोनों हाउस उसको पास कर देते हैं उसके बाद प्रेसिडेंट पास कर देता है ऑर्डर उसको रिमूव करने का। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है उसको रिमूव करने की। और अभी तक एक भी जज को ऐसे रिमूव नहीं किया गया है। ओके, अब हम हाई कोर्ट के केस में देखते हैं क्या होता है। सेम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं किया गया है। यहाँ पर भी 4 प्रोविज़न दिए गए हैं कि वो ऑफिस को 62 ईयर्स के लिए होल्ड कर सकता है। उसके बाद जो भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा और उनका डिसीजन फाइनल होगा। सुप्रीम कोर्ट के केस में कौन डिसाइड कर रहा था, पार्लियामेंट डिसाइड कर रही थी, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी थी। थर्ड, वो रिज़ाइन कर सकता है प्रेसिडेंट को। यहाँ पर किसका रोल है, प्रेसिडेंट का, गवर्नर का रोल नहीं है। और उसको रिमूव भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे। कैसे, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन से। इधर स्टेट लेजिस्लेचर की रिकमेंडेशन नहीं, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन से उसको रिमूव किया जाएगा। और रिमूवल प्रोसेस क्या है, सेम जो अभी हम देख के आए हैं। 4th प्रोविज़न क्या कहता है कि उनको अपना ऑफिस वैकेट करना होगा जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट कर लिए जाएंगे या फिर उनको दूसरे किसी हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ओके, रिमूवल कैसे होगा, सेम एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हम ट्रांसफ़र देखते हैं। जज का, अगर हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र करना है तो कौन करेगा, सेम प्रेसिडेंट करेंगे। और इनकी ट्रांसफ़र करने के बाद जो सैलरी होगी, अलाउंस होगा, वो कौन डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट। देखो ऐसे अगर मैंने जहाँ पर भी लिखा हुआ है P लिख के सर्कल किया हो, उसका मतलब है पार्लियामेंट। और ऐसे किसी भी जज को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, उसके लिए भी एक कोलिजियम बनाया जाएगा। उसके अंदर कौन कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 4 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे। कौन से, जहाँ पर उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस कोर्ट के चीफ जस्टिस,
और जिस कोर्ट से ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस कोर्ट के चीफ जस्टिस। और उनके ट्रांसफ़र पर जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल है, लेकिन उसके लिए कौन चैलेंज कर सकता है? वही जज चैलेंज कर सकते हैं जिनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ओके, अब हम एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक्ट करना है चीफ जस्टिस की तरह। वो एक्चुअल में चीफ जस्टिस नहीं होंगे, लेकिन एक्ट करना होगा। उनको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। किस केस में अपॉइंट करेंगे? जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस वैकेंट होगा, या फिर टेम्परेरी अपसेंट होंगे वो, या फिर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अनेबल होंगे। ठीक है, सो इस केस में प्रेसिडेंट किसी भी जज को एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, सेम हाई कोर्ट के केस में देखें तो एक्टिंग चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं। सेम केसेस होंगे जो ये 3 केस थे ना, वैकेंट होगी सीट, या अपसेंट होंगे, या अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे उसी केस में। ओके, अब एडहॉक जज के बारे में देखते हैं। को एडहॉक का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। टेम्परेरी पर्पस के लिए किसी जज को अपॉइंट किया जाता है। ये कब अपॉइंट किया जाएगा? जब कोरम नहीं होगा। कोरम क्या होता है? प्रोसेस होगा, कोई भी प्रोसीडिंग होगी, उसके लिए एक मिनिमम नंबर चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंसान आया तो सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, या एक जज आया तो हाई कोर्ट चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। एक मिनिमम कोरम होता है, एक मिनिमम नंबर ऑफ जजेस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उसको कौन अपॉइंट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। और किसको अपॉइंट किया जाएगा? जज ऑफ हाई कोर्ट। देखो क्या है इसके अंदर, किसी भी हाई कोर्ट के जज को एज ए एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया जा सकता है। कब अपॉइंट किया जाएगा? जब सुप्रीम कोर्ट का कोरम नहीं होगा। और इसको अपॉइंट कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। लेकिन अपॉइंट करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर कंसेंट जरूरी होती है, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी कंसेंट चाहिए होती है। और इनको टेम्परेरी पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि जिसको एडहॉक जज अपॉइंट किया जा रहा है तो किसी को भी कर लेंगे। जिस जज को एडहॉक जज अपॉइंट किया जाएगा वो भी क्वालिफाई होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं रिटायर्ड जज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के टेम्परेरी पीरियड के लिए अपॉइंट कर सकता है। लेकिन इसके लिए भी चीफ जस्टिस को किसकी रिकमेंडेशन चाहिए होती है? प्रायर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। और जिस जज को अपॉइंट किया जा रहा है उसकी भी कंसेंट चाहिए होगी। और इस केस में जो भी अलाउंसेस होंगे वो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। अब हम हाई कोर्ट के केस में देखते हैं। हाई कोर्ट में एक एडिशनल जज होते हैं और एक एक्टिंग जज होते हैं। इन दोनों को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। एडिशनल जज को भी टेम्परेरी पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है, नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। और किस केस में अपॉइंट किया जाता है? जब हाई कोर्ट में वर्कलोड इंक्रीज हो गया हो। एक्टिंग जज को कब अपॉइंट किया जाता है? किस केस में? जब हाई कोर्ट के जज अनेबल हो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। कैसे? या तो वो अपसेंट हो या कोई और रीज़न हो। ठीक है, या किस केस में किसी जज को उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया जाए, तो उस केस में भी हम एक्टिंग जज को अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और वो कब तक कंटिन्यू करेंगे? जब तक जो परमानेंट जज थे वो अपने ऑफिस को रिज्यूम ना कर ले। लेकिन इस केस में जो एडिशनल जज होता है और एक्टिंग जज होता है, इस केस में भी यही होना चाहिए कि उनकी एज 62 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब रिटायर्ड जज देखते हैं। रिटायर्ड जज को कौन अपॉइंट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करेंगे। और इनको भी टेम्परेरी पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है। और इनको जब अपॉइंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट की प्रायर कंसेंट चाहिए होती है, और जो जज अपॉइंट किए जा रहे हैं उनकी भी कंसेंट चाहिए होती है। और इसका अलाउंस कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडिशनल और एक्टिंग जज से रिलेटेड PYQ ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ओके, अब देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी भी तरह बायस्ड नहीं होना चाहिए किसी भी तरफ, गवर्नमेंट की तरफ। तो सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी होता है। उस पर किसी का लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है? फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। और सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है और गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट बोला जाता है। सो इन सब रीज़न से ये ज़रूरी हो जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट एक्ट करे। सो सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कुछ प्रोविजंस दिए हैं। जैसे उनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। लेकिन सिर्फ प्रेसिडेंट अपने आप अपॉइंट नहीं कर सकते, CGI की कंसल्टेशन भी चाहिए होती है। जो उनकी टेन्योर है वो सिक्योर होती है। कैसे? जब उनको रिमूव किया जाता है तो उन्हीं ग्राउंड पर रिमूव किया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और उनको प्रेसिडेंट रिमूव करेगा। और प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि उनके प्लेजर के अकॉर्डिंग उसको रिमूव किया जाए। इनकी सैलरी फिक्स होती है। सैलरी कौन डिसाइड करता है? जो भी पेंशन होती है सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करता है।
और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसको चार्ज किया जाता है, और उनकी सैलरी को डिक्रीज़ नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। उनकी सैलरी पर कोई भी वोटिंग नहीं की जाएगी, उनकी सैलरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनको सिर्फ डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट, जजेस के जो भी कंडक्ट होंगे, जो भी वो परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, उसको हम पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते एक्सेप्ट अगर उनका इम्पीचमेंट चल रहा हो, उस वक्त तो हम पूरा रेजोल्यूशन पास करते हैं, लेकिन उसके अलावा उनके कंडक्ट को पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर डिस्कस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद वो फिर से किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल नहीं है। ये चीज़ क्यों की जाती है? ताकि वो किसी भी इंसान को फेवर ना कर सके। ये सेंटेंस भी हमारी PYQ में आई हुई है। नेक्स्ट, दे हैव पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर क्या होता है? अगर कोई भी इंसान कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि उस इंसान को पनिश कर सके। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक सिविल कंटेम्प्ट होता है और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है कि कोई भी विलफुल डिसोबीडियंस करे, कोई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, वो विलफुली उसको नहीं मान रहा है, तो वो किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा? सिविल के अंदर। या फिर वो क्या हो, कोर्ट की कोई स्टेटमेंट हो, कोई एफिडेविट हो, अगर उसको भी डिसोबे करे तो वो भी सिविल कंटेम्प्ट के अंदर आता है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर क्या चीज़ आती है? कोई भी इंसान अगर कोर्ट की निंदा करे, स्कैंडलाइज करे उसको, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है। नेक्स्ट, कोई भी इंसान अगर सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के बीच में रुकावट पैदा करे तो वो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है। और ये चीज़ कैसे भी हो सकती है? बाय वर्ड, ओरल या बाय रिटन। ठीक है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए एक एक्ट बना हुआ है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है कि किसको हम सिविल कंटेम्प्ट बोलेंगे और किसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट बोलेंगे। ये चीज़ भी PYQ में पूछी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी हुई है या नहीं। ओके, आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास फ्रीडम होती है अपने स्टाफ को अपॉइंट करने में। कौन सा स्टाफ? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। इसके अंदर एग्जीक्यूटिव का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट, पार्लियामेंट इनकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको कर्टेल नहीं कर सकती है। ये नहीं कह सकती कि आप इस चीज़ में आप जजमेंट पास नहीं कर सकते। हालांकि पार्लियामेंट उसको एक्सटेंड ज़रूर कर सकती है लेकिन कर्टेल नहीं कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो इस तरह से चीज़ें करें कि इनकी पावर क्या हो? सेपरेट हो। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 50 में, DPSP। सेम हम हाई कोर्ट में देखते हैं। हाई कोर्ट में भी सारी चीज़ें सेम होती है एक्सेप्ट जो सैलरी होती है वो कहाँ से आती है जजेस की? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, और जो पेंशन आती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। यहाँ पर रोल किसका रहता है? प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट का रोल रहता है। स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता। और गवर्नर का रोल सिर्फ और सिर्फ कहाँ आता है? ओथ के वक्त आता है। ठीक है। बाकी सारी पावर दोनों की सेम है जो अब तक हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट, जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। हाई कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू है वो सेंट्रल लॉज पर भी एप्लीकेबल है और स्टेट लॉज पर भी एप्लीकेबल है। इससे रिलेटेड भी PYQ आया हुआ है। स्टेटमेंट ये थी कि जो हाई कोर्ट है स्टेट लॉज से रिलेटेड जुडिशियल रिव्यू पास कर सकता है लेकिन सेंट्रल लॉ को नहीं देख सकता। ठीक है, वो स्टेटमेंट अपनी गलत हो गई थी क्योंकि जुडिशियल रिव्यू दोनों पर एप्लीकेबल होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं।